हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये है जनगणना, भारत की जनगणना का वीडियो पार्ट 2। वीडियो पार्ट 1 आ चुका है। अब हम बात करेंगे वीडियो पार्ट 2 में जनगणना के बारे में। वीडियो पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे साक्षरता दर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की, सबसे कम हरियाणा की। टॉप 5 राज्य कौन थे, निम्न 5 राज्य कौन थे, ये मैंने आपको बताया था। अब हम इसमें आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने राज्यों के स्तर पे बात की थी, टॉप 5। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश। शीर्ष 5 केंद्र शासित साक्षरता दर वाले प्रदेश कौन से हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हम साक्षरता दर में बात कर लें। साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ थी, ये थी केरल में। ठीक है, 1084। ओवरऑल इंडिया की बात कर ले तो यहाँ की साक्षरता दर कितनी थी, 73%। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा साक्षर है, यानी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ राज्यों का आंकड़ा आपको अलग याद करना है, केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का आंकड़ा आपको अलग याद करना है। दोनों का ही आंकड़ा अलग अलग है, इसलिए दोनों को मिक्सअप करके मत पढ़िएगा, अलग अलग करके पढ़िएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे निम्न या न्यूनतम या सर्वाधिक वाला आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है। तो टॉप 5 या टॉप 3 कोशिश करिए याद करने की, क्योंकि क्रम भी पूछा जाता है, पहले ऐसा पूछा गया है। तो आप क्रम को याद करिए। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात कर ले, शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर में, शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश की हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा कहां पर साक्षरता है, वो है लक्षद्वीप। कहां पर है, लक्षद्वीप। दूसरे नंबर पर है दमनदीव, दूसरे नंबर पर है दमनदीव। तीसरे नंबर पे हम बात कर ले अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिलहाल की डेटा में आपको यही याद करना है। चौथे नंबर पे आपका है दिल्ली और 5वें नंबर पर आपका है चंडीगढ़। ये शीर्ष स्तर पर है शीर्ष 5 साक्षर केंद्र शासित प्रदेश। अब हम न्यूनतम साक्षरता दर वाले, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्यों की बात करेंगे, 5 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे कम, जहां साक्षरता सबसे कम आकी गई है, वो है आपका बिहार। सॉरी, तीन का ही आपको याद करना है। पहला है दादर नागर हवेली, क्योंकि डेटा 3 का ही दिया हुआ है, दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली। दूसरे नंबर पर आपका आएगा पुदुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, लेकिन नाम चेंज होके क्या हो गया है, पुदुचेरी। और तीसरे नंबर पे आपका है चंडीगढ़। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है, तीसरे नंबर पर आपका है चंडीगढ़। ठीक है, अब हम बात करेंगे शीर्ष 5 साक्षर जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य। वो 5 राज्य, ये तो टोटल था, ओवरऑल था, लेकिन आपको पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि कहाँ से ज्यादा हुई, महिला साक्षरता दर में वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ हुई, और दोनों को मिला के सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई, आपको सब अलग अलग याद करना है। तो जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में 5 साक्षर, ये मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी इतने नहीं बने, आई थिंक आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आपसे ये पूछ लिया जाए कि देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं, देश में न्यूनतम साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं। देश में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जहां पे साक्षरता सबसे कम आकी गई है, 2 राज्य, नाम बताइए। क्वेश्चन ये आपको घुमा सकता है, क्योंकि इजिली अगर नहीं ध्यान दिया है, कम कहाँ है सबसे ज्यादा कहाँ है तो बता लेंगे, लेकिन 2 ऐसे बताओ जहां सबसे कम वृद्धि हुई है, जिले के बारे में पूछे जा रहे हैं। सॉरी, मैंने राज्य लिखा है, 2 जिले। तो पहला आपका आएगा अलीराजपुर,
अलीराजपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश। और दूसरा है आपका बीजापुर। बीजापुर आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ये दो जिले हैं जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर आकी गई है। ये दो जिले, राज्यों के स्तर पे बात नहीं हो रही, जिले के स्तर पे बात हो रही है। इन दो जिलों में सबसे कम रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता पाई गई है, सबसे कम महिला साक्षरता दर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिलाकर सबसे कम कहाँ पाई गई है? वो है बिहार में। साक्षरता दर भी सबसे कम वहीं पर है और महिला साक्षरता दर भी सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, हर एक चीज आपको नोट करते हुए और याद करते हुए आपको चलना है। अब आते हैं जन घनत्व के बारे में, ये हो गई साक्षरता। अब आते हैं जन घनत्व के बारे में। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका जन घनत्व। भारत का 2011 के आंकड़ों के अनुसार जन घनत्व कितना है? तो जन घनत्व है 382। कितना है? 382 आपका जन घनत्व है। ठीक है, अब इसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि ऋणात्मक जन घनत्व वृद्धि कब रही है, किस वर्ष में या किस दशक में रही है? तो वो आपकी रही है 1911 से 1921 में जन घनत्व वृद्धि ऋणात्मक रही है। क्या रही है? जन घनत्व वृद्धि ऋणात्मक रही है। क्या थी? ऋणात्मक रही थी, यानी माइनस में थी। ठीक, अब इसका आपको पूछ लिया जाए कि कितना थी, तो ये थी -1.2%, -1.2%। क्लियर? अब आपसे पूछ लिया जाए कि 2001 से 2011 में जन घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि हुई है, पर कितनी हुई? कितनी की हुई है? 57 वर्ग किलोमीटर। ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखने में देखिए सब बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाओ ना, तब समझ में आता है कि भाई हम कितने पानी में हैं, कौन से क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, कौन सा हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो इसलिए इन सब टॉपिक को आप पढ़ते हुए चलिए। मैं कहूँगी अगर ये जन घनत्व वाला, जनगणना वाला टॉपिक हो गया, आपका बजट वाला टॉपिक हो गया, अगर आप पढ़ रहे हैं तो हफ्ते में 2 दिन सिर्फ दीजिए, आपका ये कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में अगर 2 दिन आप उनको रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, एमसीक्यूज लगाते हुए चल रहे हैं, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक दिन याद करने की बैठेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि आपको राज्य स्तर पे अलग याद करना है और राष्ट्रीय स्तर पे अलग याद करना है। क्लियर? अब हम बात करेंगे जन घनत्व के बारे में। शीर्ष 5 जन घनत्व वाले राज्य, शीर्ष 5 कौन से हैं? शीर्ष 5 है आपका, सबसे पहले नंबर पर है बिहार। सबसे पहले पर आपका है बिहार। ठीक है, ये प्लस हुआ था, इसको देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपका आता है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे आपका है केरल। ये शीर्ष 5 की बात कर रही हूं मैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर। देखिए क्वेश्चन यहां से हो गया ना कि उत्तर प्रदेश का क्रम जन घनत्व में कितना है, वो कितना है? वो आपका है 4th नंबर। जन घनत्व के हिसाब से यूपी कौन सा स्थान रखता है? यूपी चौथा स्थान रखता है। और सबसे अंत में आपका है हरियाणा। क्या है आपका? हरियाणा। अब न्यूनतम की हम बात करें जन घनत्व के स्तर से, न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 राज्य, जहां पे जन घनत्व सबसे कम है, तो न्यूनतम स्तर पे हम बात कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश। पहला क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है आपका मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट, बेहद खूबसूरत है अरुणाचल, मिजोरम। तीसरे नंबर पे आपका सिक्किम। तीसरे नंबर पे आपका है सिक्किम। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका है नागालैंड। चौथे नंबर पे आपका है नागालैंड। और 5वें नंबर पे आपका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश।
पहले नंबर पे याद करेंगे अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल। टॉप 5 ये आपका शीर्ष 5 है, ये आपका न्यूनतम है। आपको दोनों को याद करना है। नंबर 1 अरुणाचल, मिजोरम, नंबर 3 सिक्किम, नंबर 4 नागालैंड, नंबर 5 हिमाचल। और अगर शीर्ष 5 की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका बिहार। बिहार का जनघनत्व कितना है? आपका बिहार का जनघनत्व है 1106। कितना है? 1106। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी। कौन सा है? दिबांग घाटी। कहाँ पड़ता है ये दिबांग घाटी आपका पड़ता है अरुणाचल में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर? समझ गए होंगे आप लोग। मैं बोलती चली जा रही हूँ क्योंकि लिखते जाइए। मेरे लिखने से आपको नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको लिखना है, नोट्स आपको बनानी है, इसलिए बोलती जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देते हुए चल रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन स्किप ना हो कोई और छूटे ना। ठीक है। और अगर एक का बात किया, दूसरे की बात कर लें, दो का नाम पूछ लिया आपसे, अभी एक पूछा गया लेकिन दो का नाम पूछ। पहला दिबांग घाटी, दूसरा क्या है? सिम्बा। दूसरा है सिम्बा। JNK। कहाँ पे है ये? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। सॉरी मैंने सिम्बा कर दिया, इट्स संबा। मुझे दूसरा सिम्बा याद आ गया कोई बात नहीं, संबा। ठीक, तो ये हो गई आपकी जनगणना में जनघनत्व के बारे में बात। अब आपका टॉपिक आता है अनुसूचित जनगणना। बहुत ज्यादा याद नहीं करना, मैं आपको टॉप 5 इसमें बता दे रही हूं। अनुसूचित जनगणना, ठीक है, अनुसूचित जनगणना। ठीक, इसमें आप टॉप 5 याद कर लिए। अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य। और नंबर 1 पे आपका पूछा जाएगा, वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा ST कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश। दूसरे क्रम पे आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पे आपका है बिहार। तीसरे नंबर पे आपका बिहार। चौथे पे तमिलनाडु। पांचवे पे आंध्र प्रदेश। बस इतना पढ़ लीजिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पूरी पोथी पत्र नहीं रटना है और ना ही किसी सब्जेक्ट पे PhD करनी है। पढ़िए उतना कि कट ऑफ क्लियर हो जाए आपकी। ठीक है। अनुसूचित, सॉरी एक सेकंड मैंने गलत कर दिया है। अनुसूचित जाति होगा, जनजाति कर दिया मैंने। अनुसूचित जाति, जनजाति के हिसाब से तो MP होगा, जाति के हिसाब से यानी SC। ठीक है, शेड्यूल कास्ट। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी, भाई मैं भी तो इंसानी हूँ, हो जाता है, कोई बात नहीं। भाई हमारे व्यूवर्स जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, काफी समझदार हैं। तो ये है SC। ठीक है। सबसे ज्यादा SC किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। और उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे महाराष्ट्र होगा, नंबर 3 पर होगा आपका उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा नाम था, अब क्या हो गया है? उड़ीसा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको कहूंगी आप पांचों याद करिए क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है। चौथे नंबर पे आपका राजस्थान है और 5वें नंबर पे आपका गुजरात है। क्या है? गुजरात। ठीक, टॉप 5
अनुसूचित जनजाति, ये था SC SC का और ये था आपका ST का क्रम। ठीक, सबसे ज्यादा SC कहाँ पाए जाते हैं? आपके पाए जाते हैं यूपी में। सबसे ज्यादा ST आपके कहाँ पाए जाते हैं? MP में। ठीक है, SC सबसे ज्यादा यूपी में और ST सबसे ज्यादा कहाँ? शेड्यूल कास्ट, ये आपकी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। ठीक, धर्म आधारित जनगणना। ठीक है, धर्म आधारित जनगणना भी आपको पढ़ना है। भारत में सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? तो सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं? हिंदू धर्मावलंबी। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। ये किसके हिसाब से? जनगणना 2011 के हिसाब से। ठीक है, धर्म आधारित जनगणना। ठीक, सबसे ज्यादा हिंदू मतानुयायी सबसे ज्यादा हिंदू है। ठीक, सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पर? हिंदू है। ठीक, और क्वेश्चन जो कुछ इम्पोर्टेंट है आई थिंक, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लेते हैं। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? वन लाइनर फैक्ट में अगर आपको पूछा जाए तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपकी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है आपका बिहार। दूसरे नंबर पे है आपका बिहार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे आपका होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पे आपका होगा महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे होगा आप महाराष्ट्र। अब शहरी जनसंख्या की बात कर लेते हैं कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। ठीक है, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या इन राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, ये शहरी का क्रम है सर्वाधिक में और ये ग्रामीण का क्रम है। अब आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम ग्रामीण, जहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है वो राज्य कौन सा है आपका? वो आपका है सिक्किम। टॉप 3 याद कर लीजिए, काफी है। मिजोरम और तीसरे नंबर पे आपका है गोवा। इन 3 राज्यों में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, और चलिए, ये तो हो गया शहरी जनसंख्या का आपका हो गया, ये ग्रामीण जनसंख्या का हो गया आपका। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या के 3 राज्यों का नाम बताना है। तो उस क्रम में आपका आंसर होगा सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वो मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी एमसीक्यू फॉर्म में, आपको बताऊंगी। सिर्फ आपको एमसीक्यू लर्न करते रहना है ताकि आपका ये टॉपिक
तैयार हो जाए। एमसीक्यू फॉर्म में क्या इस तरह के टॉपिक याद करने से क्या होता है कि लर्न आपको जल्दी होता है, लेकिन इसमें जो मैंने आपको क्रम बताया है प्लीज उसको भूलिएगा नहीं, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम की आप बात कर लें या आरओ और अभी फिलहाल हमारे सामने यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 है, तो बहुत 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 टफ होने वाला है, क्योंकि सबसे कठिन फेज अगर मैं मानती हूँ तो प्रीलिम्स सबसे कठिन फेज माना, क्योंकि प्रीलिम्स पास करेंगे तभी आप मेंस तक जाएंगे। मेंस की तैयारी कितनी भी अच्छी हो, अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर तो फिर मेंस में आप नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स को भी हल्के में मत लीजिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, जोरों शोरों से पढ़ाई करते रहिए, दिन कम बचे हुए हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट, अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।